नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 12th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंचाई या इरिगेशन। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सिंचाई, जिसको आप इरिगेशन भी बोल सकते हो। आज का हमारा टॉपिक सिंचाई या इरिगेशन। राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर में से कई बार 3 नंबर के और कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इस चैप्टर में से ये चैप्टर जो है वो 3 अंक का, और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 2 अंक का 1 क्वेश्चन। पिछली बार जो है बोर्ड एग्जाम में इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आए, जिसमें 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 2 अंक का 1 क्वेश्चन। ठीक है, आगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 है इसका परिचय एवं परिभाषा। यानी कि इसका पहला पॉइंट है सिंचाई की परिभाषा और परिचय। सामान्य परिचय क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद में इसमें करेंगे नंबर 2 पर सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे जो है सिंचाई कब करें। नंबर 3 पे सिंचाई कब करें ये डिस्कस करेंगे, जिसको शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे जो है सिंचाई कितनी करें। यानी कि इसमें सिंचाई की मात्रा का निर्धारण हो रहा है, क्वांटिटी का निर्धारण हो रहा है कि कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है, कितनी mm सिंचाई करनी है। ये जो है सिंचाई कितनी करें इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो है सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है ये नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे, जिसको मेथड्स ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। इसमें जो है जो भी मेथड्स हैं सिंचाई के, उनके बारे में सामान्य जानकारी है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। यानी कि सिंचाई की जो विधियां हैं उनके लाभ हानियां क्या क्या है। ये जो 5 पॉइंट है वो सारे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम सिंचाई या इरिगेशन। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है परिचय एवं परिभाषा, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर का सिंचाई का सामान्य परिचय और परिभाषा क्या है।
इसमें जो है इंट्रोडक्शन इसका, तो इसमें जो सिंचाई है वो कृषि उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले जो भी आदान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आदान क्या होते हैं? आदान जो है इनको इनपुट्स बोलते हैं। आदान का मतलब इनको इनपुट्स बोलते हैं। सीधा सा मतलब ये है, यानी कि फसलों का उत्पादन लेने के लिए जो भी चीजें उपयोग की जाती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? आदान या इनपुट्स। आदान या इनपुट्स, जैसे एक इसमें दे रखा है सिंचाई, इसके अलावा खाद या उर्वरक हो गया, बीज हो गया, दवाइयां हो गई, ये सारे क्या है? इनपुट्स। यानी कि इन इनपुट्स को यूज करने के बाद में ही जो है हमको आउटपुट्स मिलता है। और एग्रीकल्चर का आउटपुट क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसलों का उत्पादन। अब ये उत्पादन लेने के लिए जो है जो भी इनपुट्स कृषि में काम में लिए जाते हैं, आदान काम में लिए जाते हैं, उनमें सिंचाई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट्स या आदान है। पता है कि वर्तमान में जल की मात्रा जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए इस चैप्टर का जो मेन एम है, यानी कि जितना भी जल अपने पास उपस्थित है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके या यूटिलाइज करके और क्रॉप का मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, अधिक से अधिक जल का उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन लेना है। तो इसके परिचय में केवल इतना ध्यान रखना है कि सिंचाई जो है वो कृषि में उपयोग किए जाने वाले आदानों में या इनपुट्स में सबसे महत्वपूर्ण है और वर्तमान में घटती जल की मात्रा को अधिक से अधिक यूटिलाइज करके, उपयोग करके और फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाना चाहिए। नंबर 2 पे बात करते हैं। इसका अगला जो है पार्ट परिभाषा। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी परिभाषा कि पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा इसकी, पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई, या जिसको इरिगेशन बोल सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई या इरिगेशन। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है इसका वो डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नंबर 2 पॉइंट था, अभी जो पहले डिस्कस किया था, पहले परिचय और परिभाषा, नंबर 2 पे था सिंचाई के उद्देश्य। जिसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन। अगला पॉइंट अपना इसका सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या है, या फिर इसको बोल सकते हो आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन। इसमें जो है सिंचाई के कई उद्देश्य दे रखे हैं, जैसे
नंबर 1 है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में नमी की पूर्ति हेतु नंबर 2 पे है फसलों को अल्पावधि सूखे से, सूखा जिसको ड्रोथ बोलते हैं, अल्पावधि सूखे से बचाने हेतु ताकि उत्पादन सुनिश्चित कर सके। नंबर 3 पे फसलों को पाला जिसको फ्रोस्ट बोलते हैं से बचाने हेतु। नंबर 4 पे फसल छत्र जिसको क्रॉप कैनोपी बोलते हैं फसल छत्र क्रॉप कैनोपी के ऊपर वायुमंडल को ठंडा रखना ताकि पौधों की वृद्धि के अनुकूल स्थिति बनी रहे। नंबर 5 पे कर्षण परत जिसको क्लॉथ लेयर बोलते हैं, कर्षण परत को नरम करने हेतु ताकि कर्षण के लिए आसानी से कर सके। नंबर 6 पे मृदा में उपस्थित लवणों के निक्षालन हेतु, निक्षालन जो है
उसको लीचिंग बोलते हैं। ये जो है 6 उद्देश्य हैं किसके, इरिगेशन या सिंचाई के। रिपीट कर रहा हूं सारे। नंबर 1 पे जो है पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में नमी की पूर्ति करने हेतु, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में नमी की पूर्ति करने हेतु नंबर 1 पे पहला उद्देश्य है। नंबर 2 पे है फसलों को अल्पावधि सूखे से बचाने के लिए ताकि उत्पादन सुनिश्चित कर सके, ताकि उत्पादन सुनिश्चित कर सके। उसके बाद में नंबर 3 पे है फसलों को पाला या फ्रोस्ट से बचाने के लिए। उसके बाद में नंबर 4 पे है कि नंबर 3 पे जो है फसलों को पाले से बचाने के लिए। इसमें क्या है, यानी कि जब भी सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो एवरेज जो है वो मृदा का 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो मृदा का बढ़ जाता है सिंचाई करने से, जिसके कारण क्या होगा कि मृदा का तापमान बढ़ गया तो पाले का प्रभाव जो है वो पौधे पर नहीं हो। उसके बाद में नंबर 4 पे जो है फसल छत्र के ऊपर वायुमंडल को ठंडा रखना ताकि पौधे की वृद्धि के अनुकूल स्थिति बनी रहे। यानी कि फसल छत्र होता क्या है, सबसे पहले तो क्रॉप कैनोपी बोलते किसको है, इसको सीधा सा समझाना चाहूंगा आपको। तो जो भी मंदिर वगैरह होते हैं उनमें मूर्तियां लगी हुई होती है, उनके ऊपर सोने चांदी के छत्र लगे होते हैं, उनके ऊपर सोने चांदी के छत्र लगे हुए होते हैं। तो वही बात सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि कोई भी पौधा होगा, मान लो इस तरह से कोई भी पौधा है, ये उसकी शाखाएं हैं और यहाँ पे पत्तियां वगैरह होगी, तो इनके ऊपर आसपास का जो वायुमंडल है इस तरह से, इनके आसपास जो है जो भी वायुमंडल है उसको क्या नाम दे रखा है, क्रॉप कैनोपी। या फिर ये बोल सकते हो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसके पास पास, उसको क्रॉप कैनोपी या फसल छत्र नाम दिया गया है। तो इसके आसपास का जो वायुमंडल का तापमान है, यदि वो कम रहेगा, वायुमंडल ठंडा रहेगा, तो पौधे की जो वृद्धि है वो लगा। तो नंबर 4 पे है फसल छत्र के ऊपर वायुमंडल को ठंडा रखना ताकि पौधों की वृद्धि के अनुकूल स्थिति बनी रहे। तो ये फसल छत्र जो है वो मैंने समझा दिया आपको। होता क्या है कि पौधे के आसपास का जो भी वायुमंडल है उसको ठंडा रखना, ठीक है, जिसको क्रॉप कैनोपी या फिर फसल छत्र बोलते हैं। उसके बाद में नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो है कर्षण परत, या जिसको क्लोथ लेयर बोलते हैं। इसको नरम करने हेतु ताकि कर्षण क्रियाएं जो है वो आसानी से कर सके। यानी कि कर्षण परत जो है उसको सिंचाई के द्वारा नरम कर सकते हैं, जिससे आगे की जो भी कर्षण क्रियाएं हैं जैसे जुताई हो गई, बुआई हो गई, ये सारी क्रियाएं जो है वो आसानी से कर सके। उसके बाद में नंबर 6 पे है मृदा में उपस्थित लवणों के निक्षालन हेतु। मृदा में उपस्थित लवणों के निक्षालन हेतु, तो निक्षालन को जो है वो लीचिंग बोलते हैं। निक्षालन को लीचिंग बोलते हैं। होता क्या है कि पौधों का जो जड़ क्षेत्र है इसको जो है, पॉइंट नंबर 6 जो है इसको डिस्कस करते हैं। बाकी पॉइंट 5 जो है इसके उद्देश्य वो मैंने समझा दिए। नंबर 6 पे जो है मृदा में उपस्थित लवणों के निक्षालन है। निक्षालन या लीचिंग होता क्या है, इसके समझने के लिए आपको कोई भी ये पौधा है और इसकी इस तरह से जड़ें, इसको जो है आप जड़ क्षेत्र या फिर रूट
रूट जोन बोल सकते हो, जड़ क्षेत्र या रूट जोन। अब ये लीचिंग क्या होता है कि पौधे का जो जड़ क्षेत्र है वहां से जल के द्वारा लवणों को दूर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लीचिंग या फिर निक्षारण। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है पौधों का जड़ क्षेत्र, यहां से लवणों को पानी के साथ बहाकर और दूर करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, निक्षारण या फिर लीचिंग। ठीक है। उसके बाद में सिंचाई के 6 उद्देश्य जो थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में इसके 2 पॉइंट डिस्कस किए। पहले सामान्य परिचय और परिभाषा, नंबर 2 पे सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या है। उसके बाद में नंबर 3 पे जो है, नंबर 3 पे जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है कि सिंचाई कब करें, सिंचाई कब करें, इसको जो है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। ये वाला जो कब शब्द है, इससे क्या हो रहा है, कब से क्या पता चल रहा है, समय का निर्धारण। इससे कौन सी बात का पता चल रहा है, समय का निर्धारण, जिसको आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो सिंचाई कब करें, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन कर रहे हैं। इस कब वाले शब्द से क्या पता चल रहा है, समय का निर्धारण हो रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम जिसको बोल सकते हो। अब पौधों में सिंचाई कब करनी है, इसके लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पौधों में जल की आवश्यकता है या नहीं। अगर पौधों में जल की आवश्यकता है तो हमें कैसे पता चले कि उसमें क्या लक्षण ऐसे होते हैं या पौधों की कौन सी स्थिति ऐसी देखकर हमें पता लगे कि उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। तो सिंचाई कब करें, इसमें समय का निर्धारण करने के 2 आधार है। कितने, सिंचाई में समय का निर्धारण करने के लिए 2 आधार है। नंबर 1 पे है पौधों के आधार पर पौधों के आधार पर, जिसको बोल सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। और नंबर 2 पे है मृदा नमी के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर, जिसको आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सोइल मॉइस्चर। ऑन द बेसिस ऑफ सोइल मॉइस्चर, मृदा नमी के आधार पर और पौधों के आधार पर। यानी कि 2 आधारों पे पता चलता है कि पौधों में सिंचाई करनी है। ठीक है। पौधों के आधार पे जो है इसको फिर से 4 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 पर है पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर, पौधों की
बाह्य स्थिति के आधार पर नंबर 1 है। उसके बाद में नंबर 2 पे है पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव माप करें। नंबर 3 पे है पौधों की पत्तियों का तापमान माप करें। और नंबर 4 पे है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई का निर्धारण कब करें, इस बात में जो है यानी कि फसलों में जल जो है या सिंचाई कब करनी है, समय का निर्धारण करने के लिए इसके 2 आधार दे रखे हैं। नंबर 1 पे पौधों के आधार पे और नंबर 2 पे मृदा नमी के आधार पर। नंबर 1 पे जो है पौधों के आधार पे इसको फिर से 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 पे पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर, नंबर 2 पे पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर, नंबर 3 पे पौधों की पत्तियों का तापमान मापकर और नंबर 4 पे फसलों की